नमस्कार मित्रों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 की इस भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम एक नई विषय वस्तु को लेते हैं और आज की विषय वस्तु हमारे पास है मांग की कीमत लोच। ये एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जिस पर आधारित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इसका अध्ययन ध्यान से करें। मांग की कीमत लोच, अर्थ इसका हुआ कीमत के हिसाब से मांग किस प्रकार बदलती है। यानी हम कहें कीमत के बढ़ने पर मांग कैसे कितनी कम होती है और कीमत के घटने पर, कम होने पर मांग कितना बढ़ती है। यानी लोच का अर्थ हम देखें तो लोच का अर्थ, जैसे रबड़ में लोच देखते हैं तो कितना खिंचता है, इसी तरह से कीमत के बदलने पर मांग कितना खिंचती है, मांग में परिवर्तन कितना होता है, इसको कहते हैं मांग की कीमत लोच। और हम जानते हैं मांग का नियम बोलता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। तो मांग की कीमत लोच से को हमें समझना हो तो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि मांग कीमत में परिवर्तन होने पर, मांग में परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन में यदि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का भाग दें तो हमें मांग की कीमत लोच प्राप्त होती है। अर्थात मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन भाजक कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। आनुपातिक परिवर्तन मतलब परिवर्तन कितना हुआ, और अनुपात का मतलब पूर्व में क्या थी, पूर्व में क्या थी। तो मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग की प्रारंभिक मात्रा। परिवर्तन को हम डेल से लिखते हैं, तो अगर इसका सूत्र लिखना चाहें तो डेल क्यू, प्रारंभिक मान लें क्यू, भाजक डेल पी, कीमत में परिवर्तन और प्रारंभिक कीमत। तो इस तरह से हम मांग की कीमत लोच निकाल सकते हैं। अब मांग की कीमत लोच की कुछ श्रेणियां हैं, यानी कीमत में परिवर्तन से मांग कितना बढ़ती है। अगर कीमत 10% बढ़ती है तो मांग कितना बढ़ती है, मांग 15% बढ़ती है या 5% बढ़ती है, उसके हिसाब से इसकी विभिन्न श्रेणियां दी गई है या नहीं बढ़ती है। तो देखें, हम पहली श्रेणी है पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार, इसमें हम देखें, अगर इस सूत्र की बात करें हम, तो सूत्र में x/y मान लें तो x ऊपर क्या आ रहा है, मांग, नीचे क्या आ रहा है, कीमत। तो यहाँ पूर्णतः लोचदार का मतलब है कि जो इकाई लोच है ये, इसका जो मान है वो अनंत है। और गणित में हम पढ़ते हैं कि अगर भिन्न में अनंत कब आता है, जब हर के अंदर 0 हो। इसका अर्थ है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और मांग में अपने आप परिवर्तन हो रहा है, घट रही है, बढ़ रही है। तो इसको अगर हम ग्राफ पे दिखाएं तो इस तरह दिखा सकते हैं कि कीमत P है, P कीमत पर मांग मात्रा है Q, Q0 या Q1, कुछ भी है, Q है तो भी कीमत P है, और इसी कीमत पर मांग मात्रा Q0 भी होती है और इसी कीमत पर मांग मात्रा Q1 भी हो जाती है, हो सकती। तो ये जो उदाहरण है ये हमारे पास है पूर्णतः लोचदार मांग का उदाहरण, जहाँ कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती बढ़ती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। अब दूसरी जो हमारे पास इसका दूसरा बिंदु आता है लोच की श्रेणियों का, वो आता है सापेक्षतः लोचदार। सापेक्षतः लोचदार मतलब इकाई, इसे मांग की कीमत लोच का मान 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। तो अगर मांग 1 से अधिक है, मान 1 से अधिक है, ये कब होगा, जब ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से अधिक होगा। ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से अधिक होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि मांग में परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा होता है कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा। ये सापेक्षतः लोचदार मांग है ना। इसमें इकाई का मान क्या है, 1 से अधिक है, लोच का मान इकाई से अधिक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं
यहाँ कीमत में परिवर्तन, माना पहले कीमत P थी और इस कीमत पर मांग मात्रा Q है। कीमत अगर घट करके P1 हो जाती है, यानी परिवर्तन कितना हुआ, इस दूरी का हुआ, चाहे तो स्केल से नाप सकते हैं हम, अगर वहाँ बनाना हो तो परीक्षा में। अब इससे अधिक मांग मात्रा में परिवर्तन है, मतलब ये 4 सेमी का है तो मांग मात्रा में 6, 7, 8 कुछ भी आप लिख करें तो ये ग्राफ अपना बन जाएगा। मान लिया ये P से P1 होती है, OP से OP1 होती है, तो मांग मात्रा OQ से बढ़कर के OQ1 हो जाती है। अगर हमें खर्च निकालना हो तो कीमत आपको दे रखी है, कीमत को मांग मात्रा से गुणा करने पर कुल व्यय निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माने एक पेन की कीमत 5 रुपये है, हमने यदि 4 पेन लिए, उसकी मात्रा कितनी 4 ली, तो कुल खर्च कितना हुआ 4 पंजे 20, यानी कीमत को उसकी मात्रा से, मांग मात्रा से गुणा करने पर खर्च आ जाता है। यहाँ हम देखें तो अगर ये इसकी कीमत है OP तो मांग मात्रा क्या है OQ, तो इसका कुल खर्च अगर निकालना हो तो OP को OQ से गुणा कर देंगे, कीमत को मांग मात्रा से गुणा कर देंगे, और ये अगर इसको लंबाई माने और इसको चौड़ाई माने तो ये आ जाएगा इस आयत का क्षेत्रफल। तो ये जो आयत है ये OP कीमत पर कुल खर्च को दिखाता है। और ऐसे ही अगर कीमत घट करके OP1 होती है, OP से OP1 हो जाती है, तो मांग OQ से OQ1 होगी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये लंबाई, तो ये चौड़ाई इसमें OP1 हो चुकी है, लंबाई इसमें OQ1 हो चुकी है। इसका जो क्षेत्रफल है या इसका कुल खर्च, OP1 कीमत पर जो कुल खर्च होगा वो OP1, मान लें यहाँ पर E था और ये E1 है, E1 Q1 है, OP1 E1 Q1, ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल कुल खर्च को दिखाता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले आयत के क्षेत्रफल से अधिक है, यानी कुल खर्च बढ़ता है। तो इसका अर्थ है कुल खर्च पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है मांग सापेक्षतया लोचदार है। इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो तीसरा बिंदु आता है इसका, इकाई के बराबर लोच। इकाई के बराबर लोच, अंश और हर है ना, ये इनका मान अगर काटने पर 1 कब आता है, जब ऊपर और नीचे बराबर हो। तो इसका अर्थ क्या है, जो मांग में आनुपातिक परिवर्तन है, जैसे यहाँ पे 5/5 होगा तभी 1 आएगा, 5 एकम 5, तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ हम देखें तो पहले कीमत OP थी और अब घट करके OP1 हो चुकी है, तो ये इसमें परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल इतना ही परिवर्तन आप कर लें तो इसका वक्र बन जाएगा। चाहे तो इसके से नाप सकते हैं, 4 सेमी है तो इधर भी 4 सेमी ले लेना Q से, और तो मांग मात्रा क्या आ जाएगी, OQ से OQ1 हो जाएगी। OP कीमत पर मांग मात्रा OQ है, OP1 कीमत पर मांग मात्रा OQ1 है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे ना हम, कुल खर्च निकालेंगे, तो OP कीमत पर कुल खर्च जाएगा लंबाई OP बटे वे इंटू OQ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल OPEQ। और अगर OP1 कीमत पर कुल खर्च निकालना है तो इसकी जो कीमत है OP1, इसको मांग मात्रा OQ से गुणा कर देंगे, तो ये आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा OP1 E1 और Q1। तो देख ले दोनों का क्षेत्रफल लगभग बराबर है, और इसको मिलाएंगे तो इसका वक्र ये बिल्कुल ऊपर था। ये क्या हुआ, ये अपने x, ये y अक्ष के नज़दीक आया, थोड़ा उससे नज़दीक आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं आगे, बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग मतलब मांग की इकाई लोच का मान 1 से कम है, 1 से कम है। तो मान 1 से कम कब होता है, 1 से कम तब होता है जब दशमलव में हमारा भाग जाता है, यानी संख्या ऊपर वाली जब छोटी होती है। मान लो ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो 4 का भाग लेंगे तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो दशमलव वाली संख्या से शुरुआत होगी, दशमलव शुरुआत होगी, तो ये 1 से कम आता है। तो इसका मतलब क्या है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है, किसकी अपेक्षा, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के। तो बेलोचदार मांग का परिभाषा क्या लिखते हैं, जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन मांग में आनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा होता है। कीमत ज़्यादा कम हो रही है, कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है और मांग में कम परिवर्तन हो रहा है। इसको इस उदाहरण से हम देख सकते हैं। मान लें पहले जो कीमत है
यहाँ कीमत लिखते हैं, इधर मांग मात्रा लिखते हैं। ये OP है, तो ये कीमत OP से घट करके OP1 होगी, तो इसकी लंबाई मान ले ये है, मतलब 6 सेमी है जो भी, तो इसकी मांग मात्रा ये कम हुई है, 4 सेमी मान लें। OQ से बढ़ करके OQ1 हो जाती है। तो अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालें, कुल खर्च निकालेंगे, तो इस जो कीमत OP को OQ से गुणा करेंगे तो ये आयत OPEQ इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कुल खर्च दिखाता है, और अगर कीमत कम होने पर कुल खर्च निकालना है तो ये आ जाएगा OP1, E1 और Q1। तो आप देखते हैं इस आयत का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। अंतिम जो इसकी श्रेणी है मांग की लोच की, वो है शून्य लोच। x y बटा y में देखें तो शून्य कब आता है? जब अंश का मान, ऊपर वाली संख्या का मान 0 हो और नीचे का मान कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, आनुपातिक परिवर्तन नहीं होता, कीमत में परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घट सकती है, बढ़ भी सकती है। इसका अर्थ है, देखो इस पर चित्र बनाएंगे हम, तो इस प्रकार से बनेगा। मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे कीमत OP है तो भी मांग मात्रा OQ है, चाहे कीमत OP1 है तो भी मांग मात्रा OQ है, चाहे कीमत OP2 है तो भी मांग मात्रा OQ है। तो जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो मांग की लोच क्या होती है? शून्य होती है, शून्य लोच कहलाती है। तो ये हमने इसकी लोच की श्रेणियां पढ़ी। अब मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां कौन कौन सी है उसको हम थोड़ा देख लें। पहली विधि आती है इसकी आनुपातिक या प्रतिशत विधि, एक है ज्यामिति विधि, एक है कुल व्यय विधि। तो पहली जो आनुपातिक या प्रतिशत विधि है, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं शुरुआत में ही। क्या होता है? जब मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का भाग देते हैं, तो मतलब आनुपातिक रूप से भी निकाल सकते हैं और प्रतिशत रूप से भी निकाल सकते हैं, दोनों विधियां सही है। तो उसको मांग की आनुपातिक विधि कहते हैं। मांग की कीमत लोच की आनुपातिक विधि के से हम उसको मापने का प्रयास कर रहे हैं। तो मापने की विधि में क्या होता है? मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ये प्रतिशत में भी दिया हो सकता है। जैसे मान लें अगर परसेंट में डायरेक्ट दिया हुआ है कि कीमत में जो परिवर्तन है वो है 10% और मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है वो मान ले 15%, 10% या 15%। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसकी कीमत लोच। तो हम अगर लिखें कीमत में परिवर्तन कितना हुआ, ये नीचे आएगा 10%, और मांग में कितना परिवर्तन हुआ 15%। परसेंट को जब हटाते हैं तो बटे हुए क्या आएगा 100, और यहाँ भी क्या जाएगा 100, पर ये 100 तो कट जाएगा ऊपर नीचे आके। तो 10 15 में 10 का लगाएंगे कितना आएगा? तो परसेंट में दिया हुआ तो कितना जाएगा 1.5। और अगर मान दिए हो तो कैसे निकालें उसको भी निकालना हम देख सकते हैं। जैसे मान ले कि किसी वस्तु की प्रारंभिक कीमत 6 रुपये है और ये कीमत घट करके अब हो जाती है ये 4 रुपये। पहले 6 रुपये थी और ये घट करके कितनी होगी 4 रुपये। और मांग मात्रा जो है वो पहले थी 10 और ये घटी है तो मांग मात्रा बढ़ेगी, तो मान लिया ये होगी है 16। तो आपसे कहे कि जब कीमत 6 रुपये से घट करके 4 रुपये होती है तो मांग मात्रा 10 से बढ़ करके 16 हो जाती है, 16 kg 16 ग्राम जो भी 16 इकाई हो जाती है जो भी है। तो आप इसकी मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या है? मांग में आनुपातिक परिवर्तन, यानी सूत्र क्या है? डेल Q अपॉन Q भाजक डेल P अपॉन P। और यदि इसको हम उससे परिवर्तन को देखें तो परिवर्तन कैसे निकलेगा?
जब बाद वाले मान में से पहला मान घटाएंगे P1 माइनस P, और मांग मात्रा पहले वाली नहीं, पहले मात्रा देख रहे हैं तो मात्रा ये है 16 Q1 माइनस Q अपॉन पहले क्या थी Q भाजक क्या P1 माइनस P अपॉन P, ये भाजक का निशान। तो पहले मात्रा कितनी थी? पहले मात्रा थी 16, तो हम निकालेंगे 16 माइनस 10 भाजक Q कितना है? पहले कितनी थी 10। यहाँ P1 माइनस P, P1 कितना है? भाजक 4 माइनस 6, पहले कितनी थी 6, तो 16 में से 10 गए तो 6/10 भाजक 4 में से 6, अब माइनस की बड़ी संख्या है तो -2/6। वैसे भी एक मांग की कीमत मतलब हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि एक बढ़ती है दूसरी घटती है। तो अब इसको हल करना है तो इस बाद वाली संख्या को उल्टा करके गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपने पास 6/10 इंटू 6/-2 उल्टा कर दो। तो ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये भी कट रहे हैं तो काट लो इसको, या मत काटो आप, ऐसे ही निकल जाएगी। 6 × 18 और 10 है, तो 18 में 10 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगी 1.8। तो जो परिवर्तन है Q1 माइनस Q में Q का भाग लगाते हैं, बाद वाले मान में से पहले वाला मान घटा लें और पहले वाले मान का भाग लगाते हैं। ऐसे ही कीमत में भी, तो इस तरह से भी मांग की जो लोच है वो आनुपातिक विधि से हम या प्रतिशत विधि से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो 2 विधियां हैं और जो आगे थोड़ा विषय वस्तु है उसको पढ़ेंगे, आप इसका और जो उदाहरण है इसके उसको भी करने का प्रयास करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।